नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर, डोईवाला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स हुआ शुरू। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता कर रहे हैं विरोध। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद। डोईवाला टोल प्लाजा पर आपको बता दें कि टोल टैक्स शुरू हो चुका है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता कर रहे हैं विरोध। मौके पर आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद। बड़ी खबर आपको बता दें, डोईवाला से डोईवाला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को शुरू कर दिया गया है, जिसका कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता विरोध कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विशाल, डोईवाला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स शुरू कर दिया गया, जिसका विरोध कई विपक्षी पार्टियां कर रही है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से डोईवाला के टोल प्लाजा पर जो टोल टैक्स है उसकी शुरुआत आज से जो है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर के तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं या फिर अन्य जो पार्टी के लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आसपास के जो लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से अभी कुंभ का आयोजन होना है, तमाम जो लोग हैं उसके लिहाज से भी ये माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुंभ में जो हमारे यात्री हैं जो भारी मात्रा में आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये चुनौती रहेगी कि यहाँ पर आएंगे वो उसका भी अलग से टैक्स भरेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सरकार इसको थोड़े समय बाद भी कर सकती थी, लेकिन कुंभ के समय में ये ऐसा करना है। और दूसरी ओर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे कि फास्टैग की बात करें तो लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि अगर फास्टैग नहीं होगा तो दोगुना जो चार्ज है वो देना होगा लोगों को। तो इसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लग रहा है, क्योंकि उनको लगातार देहरादून से डोईवाला तक अप डाउन करना है। तो उनके लिहाज से भी वो भी इसको कहीं ना कहीं सही नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि इसका अभी थोड़े समय बाद इसका जो है वो शुरुआत होनी थी, लेकिन अभी इतनी जल्दी जो शुरुआत हो गई है उसके कारण शायद लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 दिन के लिए नैनीताल जनपद के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत FTI शताब्दी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के पदाधिकारियों से चुनावी संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। गुरुवार को काठगोदाम में रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 19 फरवरी यानी कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और फिर 11:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 17 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन और कर्मचारी आवास का भी शिलान्यास करेंगे। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय नैनीताल का दौरा है, क्या कुछ अपडेट है इस दौरे को लेकर और क्या विशेष कार्यक्रम रहेंगे इस दौरे के दौरान? देखिए उमंग, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री आज और कल 2 दिन जो है अपने हल्द्वानी नैनीताल जिले के दौरे पर हैं। शाम को 5 बजे यहाँ पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद वो पहले जो यहाँ पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जो है हालचाल लेंगे, उनसे मुलाकात करके जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के क्या क्या स्थितियां हैं। उसके बाद जो है जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 1 घंटे की बैठक का कार्यक्रम है जनप्रतिनिधियों के साथ, जो ये नैनीताल जिले की 6 विधानसभाएं हैं उनसे। उसके अलावा जितने भी जो दर्जाधारी मंत्री हैं उनके साथ में संवाद होगा मुख्यमंत्री जी का। उसके बाद रात्रि विश्राम काठगोदाम सर्किट हाउस में होगा और कल मुलाकात होगी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ, तो जो है वो बैठक करेंगे। और उसके बाद जो है वहां से निकलने के बाद जो है ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय में करीब जो है 17 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास है, लोकार्पण है, वो करेंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद करीब 12:30 से 1 बजे के आसपास मीडिया से रूबरू होने का भी कार्यक्रम है।
और जो हम लोग यहाँ पे उमंग जो जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो तमाम अभी कैबिनेट में फैसले हुए हैं नैनीताल जिलों में को लेकर के, या समीक्षा बैठक जो कल मुख्यमंत्री ने करी है अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की, उसके वास्ते कोई यहाँ छोटी या बड़ी कोई किसी घोषणा होने की भी संभावना है यहाँ पे उमंग। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, और ये तो रही नैनीताल की बात, और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ में, नेताओं के साथ में चुनावी संवाद कार्यक्रम को तो वो संबोधित करेंगे ही करेंगे। और कुछ ही दिनों में उत्तराखंड का विधानसभा में बजट सत्र भी आहूत होने वाला है, क्या उसको लेकर भी इन मीटिंगों में कोई बात होगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले तो वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिन जिन जो उनकी तरफ से घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं की स्थिति क्या है, कौन कौन सी योजनाएं बची हुई हैं, और उसके अलावा उन किन योजनाओं में कितना अभी तक का बजट हमारा खर्च हो गया है या कितना खर्च। अभी अगर हम बात करें तो नैनीताल जिले की जो जिलाधिकारी नए आए हैं धीराज गर्ब्याल, उन्होंने भी पहली अपनी बैठक में यही कहा है कि जो अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो बजट है वो बजट को पूरी तरीके से जो है खर्च कर लिया जाए उनका, और जहां जहां दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर के तत्काल जो है आपस में समन्वय बनाते हुए बातचीत की जाए। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं तो आपसी पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का संवाद है, लोगों से मुलाकात है, और उसमें कहीं ना कहीं ये भी जानने का प्रयास होगा कि किस तरीके से जो हमारे बजट है उसमें अगले जो आ रहा है उस बजट को लेकर के किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखा जाए। तो इस पर जरूर चर्चा होगी उमंग। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नैनीताल के बाद में देहरादून से वो हल्द्वानी के लिए वहां पर रवाना होंगे। हल्द्वानी में क्या कुछ कार्यक्रमों में वो प्रतिभाग करेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम ये हल्द्वानी विधानसभा में पूरा कार्यक्रम लगा हुआ है। हल्द्वानी और काठगोदाम के बीच की दूरी जो है 5 किलोमीटर की है। तो वो सबसे पहले यहीं पे एफटीआई ग्राउंड में उतरेंगे 5 बजे के आसपास। उसके बाद फिर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, जनप्रतिनिधियों से संवाद, दर्जा राज मंत्रियों से मुलाकात, पार्टी के और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। जी भूपेंद्र जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में विजय बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। जी विजय जी, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इन दौरों के बारे में। नैनीताल पे 2 दिवसीय दौरे पर वो रहेंगे, उसके बाद में देहरादून से हल्द्वानी की ओर वो रुख करेंगे। क्या कुछ इन दौरों में विशेष होने वाला है, क्योंकि एक चुनावी संवाद कार्यक्रम भी नैनीताल में होने वाला है और आने वाले विधानसभा में बजट सत्र है, फिर उसके बाद कुंभ कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। क्या इन सभी चीजों का समावेश होगा इन दौरों के तहत की गई मीटिंग्स में? ये दौरे तो लगभग काफी टाइम से हो रहे हैं। प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, रात्रि प्रवास वहां कर रहे हैं जी, और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके दूसरे दिन समीक्षा बैठक हो रही है जिला स्तर की। तो ये कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हैं जी। तो काफी जिलों में हो गए हैं। नैनीताल जिले में बीच में चमोली में उसकी वजह से थोड़ा सा टल लिया था जी, लेकिन अब फिर से ये कार्यक्रम शुरू हो गए। जी बिल्कुल विजय जी, और आने वाले विधानसभा बजट सत्र को लेकर भी क्या कुछ तैयारियां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सरकार द्वारा की गई हैं? बिल्कुल की जा रही हैं। वो व्यक्तिगत रूप से भी उनको व्हाट्सएप में एक नंबर उन्होंने दिया है कि कोई सुझाव देना चाहे बजट के बाद में, आम आदमी भी उनको कुछ सुझाव देना चाहे तो दे सकता है। और खुद भी कार्यकर्ताओं से मिलकर वो पूरी था ले रहे हैं कि किस प्रकार से नया बजट बनाया जाए जी, और जो पुरानी योजनाएं हैं, जो कार्य चल रहे हैं उनमें कहाँ कोई रुकावट तो नहीं है, इत्यादि सारी चीजों को समावेशित करते हुए वो इस बैठक को लेंगे। जी बिल्कुल विजय जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार का बजट आया तो उसमें विशेष तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उसमें निवेश की बात भी कही थी और चिकित्सीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर बात कही थी। क्या उत्तराखंड के बजट सत्र में भी चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ विशेष बातें देखी जा सकती हैं? बिल्कुल होंगी, क्योंकि चिकित्सा में विशेष फोकस है केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी। और कोविड काल में काफी चिकित्सीय सुविधाओं को सुधारा भी गया है, काफी हॉस्पिटल्स को उन्नत भी किया गया है और इसमें आगे भी बहुत कुछ काम होना है, तो वो भी एक मुख्य फोकस रहेगा। जी बिल्कुल विजय जी, और एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। जैसे चमोली में जो त्रासदी हुई है, पूरा देश इससे आहत है और जाहिर सी बात है कि बीते कई दिनों में या फिर हम कई महीनों में कह सकते हैं, खनन विभाग की तरफ से भी काफ़ी शिकायतें आ रही है, प्रोजेक्ट्स कई उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो क्या इस त्रासदी से सबक लेते हुए जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारा ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कुछ अब विशेष नियमावली जोड़ी जाएंगी ताकि इन हादसों से बचा जा सके? नहीं, वैसे तो ये सारा पूरा जो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है पूरी हर चीज को देख कर किया जा सकता है।
किया जाता है, लेकिन हादसे तो आकस्मिक हैं और इसमें किसी का कोई हाथ भी नहीं रह पाता कि अचानक से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि एक बार सरकार पूरा रिव्यू करेगी इन चीजों को, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कि कहीं भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। तो हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा आपदा से भी लड़ेंगे और विकास के लिए आगे भी बढ़ेंगे, तो दोनों चीजें एक साथ होंगी। जी बिल्कुल। विजय जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। चमोली के जोशीमठ में बीते दिनों आई त्रासदी में अब तक करीब 61 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें से 32 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि तपोवन टनल में फंसे कई लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12वें दिन भी जारी है। हालांकि अभी भी इस आपदा में करीब 145 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों का लगातार सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि रैनी तपोवन में आपदा से हताहत हुए लोगों के शव ही नहीं बल्कि कई जगहों से क्षत विक्षत अंग भी मिल रहे हैं। पुलिस नदियों के किनारे मिल रहे शवों और मानव अंगों को 72 घंटे के लिए सुरक्षित रख रही है। इसके साथ ही पहचान के लिए पुलिस शव और मानव अंग के डीएनए भी सुरक्षित रख रही है। 7 फरवरी में आपदा में अभी तक करीब 58 शव और 26 मानव अंग अलग अलग जगहों से मिले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उधम सिंह नगर जिले के तहसील खटीमा में ऐंठा नाले की सफाई न होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर नाले के किनारे बसे लोगों ने कहा कि ऐंठा नाले की सफाई न होने के कारण फैली गंदगी से महामारी फैलने की भी आशंका है। तो वहीं ऐंठा नाले की सफाई के प्रस्ताव को लेकर नगर पालिका पहुंची वार्ड की नामित सदस्य व भाजपा नेता रेणु भंडारी ने कहा कि जल्द ही समस्या का निस्तारण भी किया जाएगा। माननीय सभासदों के सुझाव, बहुमूल्य सुझाव और स्थानीय जनता की मांग को देखते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि इसका तुरंत ही नाले की सफाई और उसके आसपास जो अतिक्रमण का मलबा है उसको हटा करके जहां पर जल भराव हो रहा है वहां पर उसको पहले प्राथमिकता आधार पर भरवा दिया जाए। इस कार्य के लिए ठेका किया जाएगा और अतिशीघ्र हमारी निविदा इसमें निकल जाएगी। सफाई से तोड़ना तो जायज समझा सबने, और इसको सफाई करने का मतलब ठेका कौन लेगा? इतनी गंदगी से मक्खी मच्छर, गर्मी के दिन आ रहे हैं, यहाँ पर बीमारी हो रही, कोरोना की जैसी बीमारियाँ चल रही है, इससे और भयानक बीमारी भी हो सकती है, हैजा, मलेरिया। तो मेरी पहली बोर्ड की बैठक थी, यहाँ पर मैंने प्रस्ताव रखा। यहाँ खटीमा में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जल भराव की समस्या के ऊपर मैंने टॉपिक रखा कि यहाँ की जल भराव की समस्या का निदान हो सके, तो इसलिए मैंने खखरा नाले और ऐंठा नाले की सफाई के बारे में प्रस्ताव रखा कि ये नालों की सफाई हो जाए और इन नालों की और मिट्टी हर जगह जहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत है, हर वार्डों में आवश्यकता अनुसार हर वार्डों में मिट्टी की आवश्यकता जहाँ पर है वो मिट्टी वहाँ पर डल सके। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के ग्राम प्रधान अनिल पाल पर ग्राम पंचायत निधि को खर्च न करने का आरोप ग्राम पंचायत के उप प्रधान सहित वार्ड मेंबरों ने भी लगाए और प्रशासन से इस बारे में शिकायत भी की, जिसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम प्रधान के आय व्यय के साथ तमाम कार्यों की जांच की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम अपने साथ ले गई। तो वहीं ग्राम पंचायत के पंचायत घर में अधिकारियों ने ग्राम प्रधान से काफी देर तक पूछताछ की और पंचायत निधि के संबंध में जानकारियां भी ली। इस दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ग्राम पंचायत निधि प्रधान के खाते में है, लेकिन वो खर्च नहीं की गई, जबकि अन्य कार्यों की भी जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उधर ग्राम प्रधान अनिल पाल ने चल रही जांच को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। कुछ कागजों का, फाइलों का कुछ निरीक्षण किया और कैशबुक, पासबुक, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा देखी। ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में जो विकास का पैसा है वो खर्च नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए हम लोग जो है देखने आता है रिपोर्ट। सर क्या कुछ निकलता है इसमें? अभी जो है जांच जारी है, तो जब जांच हो जाएगी तो हम बता देंगे। कब तक संभावना है? 1-2 दिन।
तो वहीं उत्तराखंड में कोटद्वार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए उप जिला अधिकारी अपर्णा ढोडियाल ने एंटी माइनिंग टीम का गठन किया। इस टीम में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, खनन अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया। यह टीम 24 घंटे कोडिया चेक पोस्ट पर निगरानी रखेगी और साथ ही साथ कोडिया चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी टीम के द्वारा ली जाएगी। इस टीम के गठन के बाद अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अवैध खनन से भरे डंपर कोडिया चेक पोस्ट से ही आते हैं। भारी वाहनों को बाहर जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्थानीय प्रशासन की इस पहल से अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। वन निगम, क्योंकि वन निगम के द्वारा शिकायतें बार बार आ रही थी अवैध खनन की, तो हम वन निगम का एक प्रतिनिधि भी कोडिया चौकी में, जहाँ पे हमारी ये टीम बेसिकली फोकस करेगी वो, और खनन विभाग के एक कर्मचारी नामित है। इसके अलावा जो हमारे होमगार्ड्स हैं 2 ऑलरेडी वहाँ पे जो कोडिया चौकी में पोस्टेड हैं, वो 24 आवर ये लोग इंस्पेक्शन करेंगे और वहाँ पे डिप्यूटेड रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कुंभ मेले में लोगों के बिछड़ जाने की कहानियां तो बहुत पहले से चलती आई हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ मेले में पुलिस इसको लेकर बेहद संजीदा है। कुंभ मेले में लोगों को अपनों से मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र और एआई जैसे साधनों का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा। इसके साथ ही कुंभ मेला पुलिस ने सुरक्षित महफूज बचपन नाम की एक संस्था के साथ हाथ मिलाया है। संस्था के कार्यकर्ता मेले में आने वाले लोगों के छोटे बच्चों और बुजुर्गों का पंजीकरण कर उनकी जेब में उनके माता पिता का नाम, पता और फोन नंबर लिखकर एक पर्ची डालेंगे, जिससे किसी भी बच्चे या बुजुर्ग के बिछड़ जाने पर उसके माता पिता की पहचान कर उनसे संपर्क किया जा सकेगा। ट्रेडिशनल तरीका है, उसके साथ साथ हाईली सोफिस्टिकेटेड जो हमारे एआई बेस्ड सिस्टम है उसका भी यूज भविष्य में किया जाएगा। कैसे कोई प्राइवेट संस्था भी इसमें सहयोग देने को महफूज बचपन संस्थान है जिसके साथ आपका एक प्रयास चल रहा है? हाँ, वो बहुत अच्छी संस्था है जो कि इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि उनके जो कमिटेड लोग हैं उन तो आपको बता दें कि कुंभ मेले को लेकर चल रही कहानियों के बारे में सबको ही लगभग पता है और इतना बड़े पैमाने पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और कई बार यहाँ से छोटे बच्चों और बुजुर्गों के खोने की भी खबरें आती हैं। हालांकि खोया पाया केंद्र वहाँ पर हमेशा बनाया जाता है, लेकिन फिर भी हर बार कुंभ में इस प्रकार की खबरें प्रमुखता से रहती हैं। तो वहीं इन्हीं खबरों के हम कह सकते हैं रेफरेंस को देखते हुए अब एक संस्था से स्थानीय प्रशासन ने हाथ मिलाया है। जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश वालिया जुड़ चुके हैं। रुपेश, अब की बार एक अनूठी पहल इस कुंभ मेले में स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई है। एक संस्था से हाथ मिलाया गया है जो कि इस बात की कह सकते हैं कि पूरी जानकारी अपने पास भी रखेगी और बच्चों और बुजुर्गों की जेब में उनके जो माता पिता हैं या जो उनके पुत्र पुत्रियां हैं उनकी जानकारी उनकी जेब में पर्ची के माध्यम से रखेगी, ताकि अगर कोई व्यक्ति इस मेले में अपनों से बिछड़ता है तो उसकी जानकारी उसके पास में पहले से रहेगी और साथ ही साथ समय पर उसको उसके अपनों से मिलवा दिया जाएगा। कि और क्या कुछ इसके अंदर अपडेट है रुपेश? देखिए मंग, पहले से ही कुंभ या अर्धकुंभ के दौरान जो बिछड़ने की घटनाएं हैं वो प्रमुख रहती हैं। इसमें बच्चे और खासकर बुजुर्ग ये जो है अपनों से बिछड़ जाते हैं। तो इसी को देखते हुए फिलहाल कुंभ जो पुलिस है, कुंभ पुलिस प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई है। इसमें एक संस्था से हाथ मिलाया गया है और उस संस्था की जिम्मेदारी रहेगी जो कुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले जो लोग होंगे, खासकर जिनके साथ बुजुर्ग और बच्चे होंगे, वो पहले उनका रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ करेंगे। साथ ही साथ एक जो पर्ची है वो एक पर्ची अपने पास रख लेंगे जिसमें बच्चे या बुजुर्ग का नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ अंकित होगा और दूसरी पर्ची बुजुर्ग या बच्चे की जेब में डाल दी जाएगी, ताकि भीड़ बढ़ने के बाद यदि बिछुड़ने वाली कोई घटना होती है तो वहां पर जो कुंभ मेला पुलिस के जितने भी जवान होंगे वो उनकी हर संभव मदद कर सकते हैं, क्योंकि जेब में पर्ची रहेगी। तो जो पुलिस कर्मी है उनका वो सीधे सीधे उन लोगों से संपर्क कर लेंगे जो उनके परिजन हैं, खासकर बच्चों के या जो बुजुर्गों के परिजन हैं, उनसे संपर्क कर लेंगे और उन तक उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। जी
बिल्कुल रुपेश, वाकई में एक ये सार्थक पहल है और इस पहल से आने वाले कुंभ में जो बिछड़ जाते हैं लोग, जैसा कि आपने भी बताया, उन्हें अपनों से, अपने परिजनों से मिलवाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार में लगने वाला कुंभ 2021 को लेकर कुंभ मेले की तैयारियां अब अंतिम चरणों में है, जिसे लेकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिसे लेकर कुंभ मेला अधिकारी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना कारण बताए अवकाश पर ना जाए, क्योंकि कुंभ मेले के अधिकतर कार्य अब अंतिम चरण में है, जिससे उन कार्यों में व्यवधान आ सकता है। इसलिए अधिकारी और कर्मचारी अगर छुट्टी लेते हैं तो इसके बारे में कुंभ मेला अधिकारी को जरूर बताएं और अपनी जगह किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सारी जानकारी देकर उसे सुपुर्द करके जाएं। तो वहीं कुंभ मेला अधिकारी की ओर से दिए गए आदेश में यह साफ कहा गया है कि आदेश मानने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर अगर इस आदेश की वो अवहेलना करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। है तो हम इसको बिल्कुल मना नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मेरे संज्ञान में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मचारी हैं, कोई अधिकारी हैं, वो अगर जा भी रहे हैं तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि उनके बदले कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी उस काम को देखे। तो मेरी ओर से आदेश हुए कि मुझसे व्यक्तिगत रूप में बताए बिना कोई भी इस तरह से लीव पे ना जाए। जी सर, और सर अगर ऐसा कोई नियम तोड़ता है तो इसमें हम ज़रूर इसमें कार्रवाई भी करेंगे उनके अगेंस्ट। अगर चेतावनी के बावजूद भी कोई इस तरह से करता है तो कार्रवाई कीजिए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने मिशन 2022 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने विकासखंड बेरीनाग के पुरानाथल रुईनाथल क्षेत्र में जनसंपर्क किया। तो वहीं क्षेत्र के लोगों ने पूर्व विधायक को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से रामगंगा नदी में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने यहां पर कोई भी कार्य नहीं किया। इस क्षेत्र में महिलाओं बुजुर्गों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पूर्व विधायक आर्या ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इस क्षेत्र विकास कार्य नहीं होने पर दुर्भाग्य तो जताया है, लेकिन क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया कि 2022 में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो जरूर इस पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।